अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स। इसमें 3 स्टेट के बारे में आपको पूछ रहा है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मिजोरम। आपसे पूछता है इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर्स। इसमें पूछता है कि निम्नलिखित 3 में से, मतलब 3 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मिजोरम है। आपको पूछा जाता है तीनों में से कौन सा ऐसा जगह है जहां ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलता है आपको? क्या अरुणाचल में मिलता है, क्या हिमाचल में मिलता है, या मिजोरम में मिलता है? ठीक, तो अगर आंसर की बात करिएगा तो आंसर आपका 1 और 3 होगा, यानी करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ऐसा जगह है जो पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है, जहां पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलता है। देखिए ऑब्वियस बात है, हम आपको अभी बताए थे कि जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के कैटेगरी में आता है। ये यूजुअली वहां होगा जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां पे कि औसत वार्षिक वर्षा 200 से 2 सेंटीमीटर से ऊपर ही होगा। ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि ये 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर से के बराबर होता है या इससे ऊपर हो जाता है। यानी कि जहां पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होने लगे या उसके बराबर होने लगे, उस सब एरिया में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलना शुरू होता है। और इंडिया का कौन सा वैसा जगह है जहां पे कि एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से आपको ऊपर मिलता है? इंडिया के, अगर हम लोग स्लाइड को, अगर हम लोग इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग देखना चाहे, थोड़ा सा यहाँ हमको मैप का दिक्कत है, नहीं ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इंडिया का वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट होने के कारण यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल के कैटेगरी के अंतर्गत वेस्टर्न घाट के वेस्ट में रेनफॉल काफी अधिक होता है। इस पूरे एरिया में रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है, और साथ ही साथ दूसरा एरिया इंडिया का पूर्वांचल है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया। ठीक है, जिसमें कि आपको मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आएगा, मणिपुर आएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये सब एरिया जो है आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है। तो जब इस सब रीजन में एवरेज एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर हो गया, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 ऐसा क्षेत्र तो होगा जहां पे कि आपको वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश वगैरह वैसा जगह का नहीं है जहां पे रेनफॉल काफी अधिक हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, 1 और 3 होगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 ऐसा जगह है जो इसका करेक्ट आंसर के कैटेगरी में आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस में डालते हैं, अगर इस क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो किस तरह का ये कैटेगरी है? ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का सोर्स क्या है? अगेन एनसीईआरटी, फिर से एनसीईआरटी से आया है। क्यों एनसीईआरटी से आया है? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर आप क्वेश्चन के सोर्स की बात करिएगा, और हम आपको बोले थे कि देखिए फॉरेस्ट से 2 क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन अंडमान निकोबार वाला भी आया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आ गया। तो आप देख लीजिए कि एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। अगर आपको फॉरेस्ट वाला चैप्टर क्लियर है इंडिया का 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से ये चीज आपको क्लियर नहीं है, तो दूसरा चैप्टर भी अगर आप बढ़िया से पढ़े हुए कि इंडिया में रेनफॉल कहाँ कहाँ कितना अधिक होता है, और अगर आपको पता चल जाए कि इंडिया का वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न पार्ट जो है वेस्टर्न घाट का, वो अधिक रेनफॉल रिसीव करता है, पूर्वांचल हिमालय अधिक रेनफॉल रिसीव करता है, तो आप देखिएगा कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, पूर्वांचल हिमालय है, आसानी से ये 2 ऑप्शन आपको निकल के आ जाएगा कि भाई पूर्वांचल हिमालय का पार्ट अरुणाचल प्रदेश मिजोरम है, और यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। चूंकि यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर ऑब्वियस 1 और 3 निकल के आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इतना रेनफॉल नहीं होता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह का एवरेज एनुअल रेनफॉल 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो इस तरह से ये एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं होता है, वैसे भी यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, माउंटेन वाला जो फॉरेस्ट होता है उस तरह का होता है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर को निकाल दीजिएगा अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी 11th क्लास का क्लियर है तो। ठीक है, और अगर आपका लेवल देखा जाए तो अगेन हम लेवल कहेंगे इजी टू मॉडरेट।
यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ये सब क्वेश्चन इजी या मॉडरेट होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। 2015 में वैसे ही हम लोग कहते थे कि जब हम लोग उस समय ये क्वेश्चन को देखे थे, अभी तो हम लोग 2024 में है, ऑलमोस्ट 9 इयर्स बैक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपको आसान लग रहा है। बट उस समय ये माना गया था कि आसान आया है 2015 का क्वेश्चन, और लोगों के लिए कट ऑफ काफी हाई भी गया था उस साल, हमको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनाना एक स्टूडेंट के लिए काफी आसान था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा स्लाइड में ये दिखा दें। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है जहाँ पे कि आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। तो हम आपको बोले थे कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। दूसरा ये सब एरिया में है एवरग्रीन फॉरेस्ट, पूर्वांचल हिमालय में, और यहीं पे आपको अरुणाचल मिजोरम वगैरह है। ठीक है, तो ये सब एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां मिलता है जहां एवरेज एनुअल रेनफॉल एक्सीड 250 सेंटीमीटर, एनुअल टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, ये सब थोड़ा सा जाना गया। आप लोग इसको एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं कि ये सब जो है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का नेचर होता है कि ट्रीज का हाइट इसमें 60 to 70 मीटर के बराबर होता है। इसके अलावा इसमें इतना वेराइटीज होता है, ट्रीज का इतना स्पेसीज होता है कि सारा स्पेसीज एक साथ अपना लीव्स को सेट नहीं करता है। एक ग्रुप अगर लीव्स को सेट कर दिया तो दूसरा ग्रुप ग्रीन ही रहेगा, दूसरा ग्रुप अगर लीव्स को सेट कर दिया तो तीसरा ग्रुप ग्रीन्स होगा। तो इस तरह से जब भी आप इसको देखिएगा तो ये ग्रीन ही दिखेगा। इसमें एपिफाइट्स वगैरह काफी अधिक होगा, जैसे कि एपिफाइट्स क्लाइंबर्स वगैरह रहेगा। जैसे ये ट्री है तो उसको लपेट के उसको उसको उसके ऊपर घुमता हुआ एक एपिफाइट सब होगा, जिसको हम लोग हिंदी में लताएं कहते हैं। क्योंकि सनलाइट वगैरह नहीं आ पाता है इसके अंदर में, तो जो भी ट्रीज जन्म लेगा उसको सनलाइट लेने के लिए अपने हाइट को बढ़ाना होगा। ठीक है, और इसमें कई तरह का इंपॉर्टेंट स्पेसीज है, जैसे महागोनी है, मेजुआ है, व्हाइट सिडार है, जामुन है, कोन है, बेम्बो है। ये सब इसका इंपॉर्टेंट है जो रूट ट्रीज सब। आप एनसीईआरटी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये सब चीज आसानी से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ हम लोगों का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द विंड्स विच ब्लो between 30 degree north and 60 degree south latitude throughout the year are known as westerlies। विंड जो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है, क्या उसको वेस्टर्लीज कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द मॉइस्ट एयर मासेस दैट कॉजेज विंटर रेन इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। 1, 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। ठीक है, तो पहले तो इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। ना स्टेटमेंट 1 सही है, ना स्टेटमेंट 2 सही है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्लीज विंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ जाइए, इक्वेटर से 10 डिग्री साउथ जाइए, यहां पे आपको मिलेगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर। 30 से 35 नॉर्थ चाहिए, और फिर यहां आइए 30 से 35 साउथ। ठीक है, यहां पे मिलता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर यहां आइए 60 के पास, 60 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ, यहां पे मिलता है सब पोलर लो। यहां भी नीचे 60 के पास आपको सब पोलर लो मिलेगा। फिर ये पोलर हाई, पोलर हाई। ऑब्वियस बात है, सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वेटोरियल लो की ओर जो विंड चलता है इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड विंड। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो की ओर जो विंड चलता है इसको हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं। तो वेस्टर्लीज विंड जो है ये चलता है सब ट्रॉपिकल हाई टू सब पोलर लो प्रेशर, और ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड पे सब ट्रॉपिकल हाई होता है, और 60 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड पे आपको सब पोलर लो होता है। तो वेस्टर्लीज का किसी भी समय जो एरिया होगा वो 30 टू 60 होगा। या तो ये 30 नॉर्थ टू 60 नॉर्थ की ओर चलेगा, या ये 30 साउथ टू 60 साउथ की ओर चले। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखते हैं तो कहता है द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच चलेगा, ना कि 60 डिग्री साउथ। या तो यहां पे भी साउथ होना चाहिए या यहां पे भी नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है,
एक जगह 30 डिग्री नॉर्थ कर दिया, दूसरे जगह 60 डिग्री साउथ कर दिया। ये आपको कंफ्यूज करा देगा। जब आप पहली बार स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आपको लगेगा स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि वेस्टर्लीज तो सही में 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की ओर चलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की ओर चलेगा सदर्न हेमिस्फीयर पे। लेकिन यहां तो भाई बोल रहा है कि 30 नॉर्थ टू 60 साउथ, यानी कि ये गलत हो गया है ना। या तो 30 नॉर्थ टू 60 नॉर्थ लिखना चाहिए, या 30 साउथ टू 60 साउथ लिखना चाहिए। ठीक है, लेटीट्यूड में फर्क हो गया, एक जगह नॉर्थ कर दिया, दूसरे जगह साउथ कर दिया। ठीक है, लेकिन जब आप इसको जल्दबाजी में पढ़िएगा, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में प्रेशर रहता है, तो जब एग्जाम में प्रेशर रहता है तो आप स्टेटमेंट को जल्दबाजी में पढ़ते हैं। दो तीन चीज होता है, एक तो आप जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, दूसरा समय बीतते जाता है, तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि 30-60 नॉर्थ साउथ को ठीक से नहीं पढ़े बिना इस स्टेटमेंट को आप सही मान लीजिए। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट वास्तव में गलत है, रॉन्ग है। दूसरा, द मॉइस्ट एयर masses that causes winter rain in northwestern region of India are part of westerlies। ठीक है, और द मॉइस्ट एयर masses that causes winter rain, नहीं, अगर मान लीजिए कि विंटर रेन जो इंडिया में कॉज होता है वो क्या होता है, विंटर रेन जो इंडिया में आता है ये मॉइस्ट वेस्टर्लीज का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया में एक टेम्परेट साइक्लोन बनता है मेडिटेरेनियन सी के पास। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी है, जैसे इस स्लाइड में हम आपको थोड़ा समझा दें, मैप हम थोड़ा यहाँ ड्रॉ खुद से ही कर देते हैं। ये आपको अफ्रीका है, सऊदी अरेबिया, और ये आपका इंडिया, ये इक्वेटर। यहाँ पे आपको ये आपको मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि आपको एक टेम्परेट साइक्लोन जनरेट करता है, क्योंकि यहां से आपको दो एयर मास कन्वर्ज करता है। एक तो जो सहारा पे वार्म एयर मास है, दूसरा यहाँ पे आर्क पोलर एरिया का, यहाँ पे मिड लेटीट्यूड का जो है यहाँ पे ये कोल्ड एयर मास आपस में आके कन्वर्ज करता है विंटर सीजन में। तो जब ये दोनों एयर मास कन्वर्ज करता है तो यहाँ पे एक साइक्लोन जन्म लेता है, जिस साइक्लोन को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, अब ये टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के पास डेवलप हुआ, ये इंडिया के वेस्ट में जनरेट किया, इसीलिए इसको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी कि इंडिया के वेस्ट में एक डिस्टरबेंस हुआ। इसके ऊपर क्या होता है, जस्ट हायर लेटीट्यूड में एक वेवी विंड चलते रहता है, एक मिएंडरिंग तरीका से, जिसको हम लोग कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम विंटर सीजन आते आते इसका लोकेशन साउथ की ओर होने लगता है। जैसे जैसे विंटर होगा जेट स्ट्रीम साउथ की ओर आएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो जब ये जेट स्ट्रीम इसके ऊपर से चलता है ना, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को घसीटते हुए इंडिया की ओर लेके आ जाता है। यहाँ यानी कि जो टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे बना था, इसको इंडिया की ओर खींच के लेके आ जाता है। और इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, विशेषकर ये वाला जो पार्ट है जिसमें आपको वेस्टर्न हिमालय आता है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में स्नोफॉल होने लगता है। साथ ही साथ इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे कि आपको पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, वेस्ट यूपी है, इस सब में विंटर रेन शुरू हो जाता है। तो विंटर रेन जो होता है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, एक्चुअली ये टेम्परेट साइक्लोन है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको एक तरह से गलत है। The moist air masses that causes winter rain in northwestern region of India are part of westerly region. It is the temperate cyclone, जो टेम्परेट साइक्लोन को इंडिया की ओर खींच के ले आया जाता है और इंडिया में ये विंटर रेन करा देता है। इस स्टेटमेंट नीदर वन नीदर टू दोनों गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालिसिस में डालें, ठीक है, तो इसका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में फिर से हम आपको बोलते हैं कि सोर्स क्या है। अगेन ये सोर्स एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्यों है? क्योंकि इंडिया का क्लाइमेटोलॉजी अगर आप इंडिया में ठीक से पढ़े हैं तो वहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में क्लियर कट लिखा हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट तो परमानेंट टेरेस्टेरियल विंड से है, जो काफी आसान है, वो तो कोई भी व्यक्ति बना देगा। ठीक है, दूसरा है कि आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया का, अगर आपको क्लाइमेटोलॉजी पार्ट बढ़िया से क्लियर है, क्लाइमेटोलॉजी या इंडिया का मानसून वगैरह को आप ठीक से पढ़े हुए हैं, तो ये आसानी से बन जाएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किसका पार्ट है, कैसे आता है। ठीक है, और लेवल इसका अगेन हम कहेंगे इजी है। ठीक है, 2015 का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इजी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है, इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक
इन इंडिया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी इन, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। पूछता है कि भारत में किस फॉरेस्ट में टीक सबसे ज्यादा डोमिनेंट मिलता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन ये। फॉरेस्ट से एक क्वेश्चन आपको पहले भी 2015 में पूछ चुका अंडमान निकोबार, दूसरा अभी हम लोग डिस्कस किए थे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम वाला, और तीसरा अब ये फिर से आ गया फॉरेस्ट में टीक। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो टीक जो है ये सबसे ज्यादा आपको जो डोमिनेंट है ये मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में, इंडिया में सबसे ज्यादा डिसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलता है। ठीक है, और डिसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने के कारण डिसिडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है आपको टीक, जो कि टिम्बर इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। ठीक है, सबसे ज्यादा टीक जो आपको मिलता है वो आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब राज्य में इसका काफी है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये सब वो एरिया है जहां पे कि आपको डिसिडुअस फॉरेस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा डिसिडुअस फॉरेस्ट ही है, और डिसिडुअस फॉरेस्ट का एक बहुत ही डोमिनेंट ट्री होता है टीक, जो टिम्बर इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है, टिम्बर उद्योग के लिए, यानी कि लकड़ी उद्योग में ये काफी फेमस है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि टीक सबसे डोमिनेंट ट्री स्पीसीज किस तरह के फॉरेस्ट का है, तो डिसिडुअस का है, तो करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अगर लेवल को एनालिसिस करें तो क्वेश्चन फिर से आ गया एनसीईआरटी से। क्यों एनसीईआरटी से आ गया, हम आपको फिर बोले थे कि नेचुरल वेजिटेशन एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़िए, वहां पे आपको ये लिखा मिल जाएगा। लेवल हम फिर से कहेंगे कि इसका लेवल इजी है, नहीं मानते इसका लेवल डिफिकल्ट है। ठीक है, इसका लेवल इजी ही मानेंगे, एनसीईआरटी जिसका कमांड में है वो आसानी से ये पढ़ा देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सॉरी हम लोग स्लाइड एक बार डिस्कस कर चुके हैं, वही पूछ रहा है कि मैंग्रोव, एवरग्रीन और डिसिडुअस फॉरेस्ट का क्या है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन जो है ये रीप्रिंट हो गया है, इसको हम लोग हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहे। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ, इंडिया में अगर स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो वो किस चीज का इंपोर्ट का रिक्वायर करता है। पहला सॉल्ट पेपर, रॉक फॉस्फेट, कोकिंग कोल, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, देखिए स्टील, अगर आपको इंडिया में आयरन स्टील को जो इंडस्ट्री होता है, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री का कौन सा ऐसा चीज है जो इंडिया इंपोर्ट करता है, तो सबसे पहले सॉल्ट पेपर को तो आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड इन स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ये कहां पे चाहिए, ये चाहिए फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, ये फर्टिलाइजर में लिया जाता है। ठीक है, रॉकेट प्रोपलेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, रॉकेट प्रोपलेंट्स में इसको यूज किया जाता है, फायर वर्क वगैरह में जो है इसको यूज किया जाता है, सॉल्ट पेपर सब। बट आयरन स्टील इंडस्ट्री में इसका कोई यूज ही नहीं है, और पूछ रहा है कि इंडिया में स्टील प्रोडक्शन में किसका इंपोर्ट किया जाएगा, तो स्टील प्रोडक्शन में तो इसका यूज ही नहीं है, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन तो इसे एलिमिनेट हो गया। रॉक फॉस्फेट भी कोई यूज नहीं है, रॉक फॉस्फेट का भी इंडिया में कोई स्टील प्रोडक्शन में नो यूज, नॉट यूज। रॉक फॉस्फेट को भी हम लोग यूज नहीं करते हैं, यूजुअली रॉक फॉस्फेट से हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो रॉक फॉस्फेट का भी कोई यूज नहीं है। तीसरा है कोकिंग कोल, और ये ऑब्वियस बात है, सबसे आसान बात है कि कोकिंग कोल जो है ये स्टील इंडस्ट्री में इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कोकिंग कोल जो है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोक जो होता है ना, ये मतलब हम लोग जैसे बिटुमिनस कोल है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस ही मिलता है। ठीक है, एंथ्रेसाइट ऐसा है जो सबसे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट रखता है, और एंथ्रेसाइट को ही एक्चुअली जिसका कार्बन कंटेंट 90% से ऊपर हो जाए उसको कोक कहते हैं, क्योंकि अगर उसको आपको जलाइएगा ना तो एनर्जी काफी अधिक मिलेगा। तो इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस है, ठीक है, और उसमें कार्बन कंटेंट 60% के आसपास है, तो वो कोकिंग कोल इंडिया में काफी कम है,
स्टील इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोल बहुत अधिक चाहिए आपको, ऐसा कोल चाहिए जिसका कार्बन कंटेंट 90% से ऊपर हो, ठीक है। और इंडिया के पास ये कोल की काफी कमी है, तो इंडिया क्या करता है, बिटुमिनस कोल को हाई टेम्परेचर पे डाल के कोक में बदल देता है, या कोकिंग कोल को वो इंपोर्ट करता है। तो कोकिंग कोल को इंडिया इंपोर्ट करता है। कहां से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के पास है नहीं ये। सबसे ज्यादा इंपोर्ट ये करता है आपको रसिया से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इस सब एरिया से कोकिंग कोल को इंपोर्ट करता है, क्योंकि कोकिंग कोल का बहुत अधिक रिक्वायरमेंट होता है स्टील प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इंडिया जो है ना स्टील इंडस्ट्री में वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर, लेकिन कोकिंग कोल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया ही इंपोर्ट करता है, क्योंकि इसको अपने पास कोक नहीं है, इसको मोस्टली बिटुमिनस कोल है, जिसका कि कार्बन कंटेंट 60-65% के पास रहता है। लेकिन एंथ्रेसाइट का इसको काफी अधिक कमी है, और वो भी ऐसा एंथ्रेसाइट जिसका कार्बन कंटेंट 90% से ऊपर हो, तो इंडिया के पास नहीं है। इसीलिए कोकिंग कोल को इंडिया डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे, इसीलिए इसको इंपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है, ना कि ए और बी तो गलत हो गया, ऑल ऑफ द एबव भी गलत हो गया, सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम लोग एनालिसिस में डालते हैं तो थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आया है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह में आपको एनसीईआरटी भर से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको टीचर वगैरह का नोट्स भी पढ़ना होगा क्योंकि रिसेंट टाइम में कहाँ कहाँ से इंडस्ट्रीज आता है नहीं आता है, ये सब तरह की चीज को हम लोग वहाँ पे देखते रहते हैं। तो फिर भी हम मानेंगे कि एनसीईआरटी में तो आयरन स्टील इंडस्ट्री वगैरह के बारे में डिस्कस है ही इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो एनसीईआरटी अगर पढ़िएगा तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, और लेवल अगेन इसका हम कहेंगे ईजी है, क्योंकि सभी को पता है कि इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री में कोक जो है वो बाहर से मंगाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं रखें। 17 नंबर भी रिपीट क्वेश्चन है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ईच डे इज मोर और लेस द सेम, द मॉर्निंग इज क्लियर एंड ब्राइट। इसी 2015 में ये 2 नंबर का क्वेश्चन था जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ये स्लाइड फिर से यहाँ आ गया है, इसीलिए इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट वीडियो में ये डिस्कस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 18 पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन एक इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव है। ऑब्वियस बात है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख दिए हैं कि 18 मई 2010 ये गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया गया है, यानी कि 18 मई 2010 को द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट नोटिफाइड गंगा रिवर डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। द रिवर डॉल्फिन इनहिबिट्स द गंगा, ये कहाँ कहाँ मिलता है, गंगा में मिलता है, ब्रह्मपुत्रा में मिलता है, मेघना नदी में मिलता है, ठीक है, कर्नापुली सांगू रिवर जो नेपाल का है उसमें मिलता है, इंडिया। तो ये मेनली 3 कंट्री हो गया, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, 3 देश में मिलता है, लेकिन मेनली ये इनहेबिटेंट है गंगा रिवर का। गंगा डॉल्फिन इज अमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन। डॉल्फिन तो आपके बारे में इसके बारे में पहले से सुन के रखे हैं कि डॉल्फिन जो है ना ये मैरीन वाटर में भी होता है और फ्रेश वाटर में भी होता है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन 4 तरह का होता है, तो गंगा डॉल्फिन जो है ये 4 में से एक है, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि द गंगा डॉल्फिन इज अमंग द 4 ऑब्लिगेट फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन द वर्ल्ड। द अदर 3 आर बैजी। बैजी भी एक प्रकार का फ्रेश वाटर डॉल्फिन है जो यांगजी रिवर चाइना में मिलता है। बुलान इट इज फाउंड इन इंडस रिवर पाकिस्तान, एंड बोटो इज फाउंड इन अमेजन रिवर अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका, लैटिन मतलब ब्राजील वगैरह के साइड, ठीक है। तो 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन है, ठीक है। और जैसे ऑब्लिगेट है जो कि इंडिया में आपको मिल रहा है, बैजी है जो आपको यांगजी रिवर में मिल रहा है, बुलान है ये आपको इंडस रिवर में मिलता है, बोटो मिलता है आपको अमेजन रिवर में, ठीक है। क्वेश्चन को अगर एनालिसिस में डालेंगे तो इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट वाला चैप्टर से ये आया है, जो आप इन्वायरमेंट पढ़िएगा और लेवल इसका इजी है। कोई भी इन्वायरमेंट का बुक पढ़िएगा उसमें आपको ये गंगा डॉल्फिन के बारे में लिखा ही रहेगा, ओलिव रिवर टर्टल के बारे में लिखा ही होगा, घड़ियाल के बारे में लिखा ही होगा, ये सब बेसिक्स सब है। तो बेसिक्स से आया है, इसीलिए आप थोड़ा सा भी एनवायरमेंट वगैरह का चैप्टर ठीक से पढ़ लीजिएगा तो ये आसानी से आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है 2015 का। In a particular region in India, the local people train the roots of living tree into robust bridge across streams
As the time passes, these bridges become stronger. These unique living root trees are found in मेघालय, हिमाचल प्रदेश, झारखंड एंड तमिलनाडु। आप सुने होंगे कि मतलब समय कुछ इंडिया का कुछ स्टेट ऐसा है जहां पे ट्रीज का जो रूट्स होता है, जो काफी बड़ा बड़ा रूट्स होता है, जैसे जैसे ट्रीज ओल्ड होगा ना उसका रूट मजबूत होता है, वो ट्रीज के रूट के हेल्प से क्या करता है, ब्रिज बना देता है किसी भी छोटा छोटा स्ट्रीम्स के ऊपर, ठीक है। और ये आपको सबसे ज्यादा लिविंग रूट ब्रिज कहलाता है। ये भारत में कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है आंसर में मेघालय। मेघालय लिविंग रूट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे देखिए अगले स्लाइड में उसका फोटो दिखा रहे हैं। ये लिविंग रूट्स आप देख रहे हैं कि एक ट्री है और ये ट्री का रूट सब है, ये भी ट्री है, ट्री का रूट सब है। तो ये सब ओल्ड ट्रीज सब है। ये लोग क्या करता है, ट्री के रूट को आपस में जोड़ जोड़ के एक ब्रिज बना दिया, ठीक है। और ये ब्रिज सबसे ज्यादा आपको मेघालय में मिलता है, ठीक है। और ये मेघालय का लोग काफी इस तरह के ब्रिज बना बना के क्रॉस करता है रिवर्स के ऊपर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको पूछता है कि ट्रीज के रूट को यूज करके उसको आपस में जोड़ के जो लोकल पीपल ब्रिज बनाता है वो कौन से राज्य में बनता है, तो वो मेघालय है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको मेघालय है, ठीक है, ए होगा, ठीक। क्वेश्चंस क्या कहिएगा, एनसीईआरटी वगैरह में आता है ये सब क्वेश्चन। एनसीईआरटी में जो लोकल पीपल्स वगैरह या ट्राइब्स वगैरह के बारे में पढ़िएगा ना, तो जब ट्राइब वगैरह के बारे में पढ़िएगा तो वहां पे ये सब आएगा, तो हम फिर कहेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। ट्राइबल्स वगैरह के बारे में जब पढ़िएगा तो वहां पे बताता है कि मेघालय का जो ट्राइब्स सब है कैसे कैसे रूट्स को यूज करके, ट्री के रूट्स को यूज करके ब्रिज बना देता है, ठीक है। और लेवल हम इसको मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि अक्सर आदमी इस सब तरह के फैक्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये मॉडरेट लेवल कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश्ड हुआ, ठीक है। तो 2015 के हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिए हैं। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, 1 घंटा 15 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो बन रहा है। इस वीडियो में हम लोग 2015 के पूरे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए हैं। अब हम लोग जो है अगले स्लाइड में, अगले क्लास में 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट ईयर का होगा। और हम आपको पहले भी बोले थे कि हम लोग का ये एनालिसिस है। एनालिसिस का अर्थ है कि आपको ये जानना होगा कि क्वेश्चन यूपीएससी का कहाँ से आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से दिमाग लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एग्जैक्ट आईएएस चैनल। एग्जैक्ट आईएएस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।